Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session, guys. Guys, today we are doing December 2024 mock examination investment appraisal question of financial management. इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सवाल की तरफ डायरेक्ट चलते हैं. एग्जामिनर की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी. 12 मार्क की रिक्वायरमेंट है. क्लियर कट 60 मार्क्स का इस बार आपके पास कैलकुलेशन वाला एरिया आ गया है. होपफुली इतना मसला नहीं होना चाहिए. हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि फ्रॉम एन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव हम जितना टाइम बचा सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के अंदर उतना हम बचाएं. हमें टाइम एफिशिएंट रहना चाहिए. अगर कोई एक सवाल ऐसा आ जाता है जो कि हमारे लिए कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला, इंशाल्लाह. शुरू करते हैं. एग्जामिनर कहता है भाई, Nexus PLC, a prominent player in the automobile industry, so Nexus PLC automobile company है, is in the process of planning to set up its own engine oil processing plant. Engine oil processing plant लगाने जा रहे हैं. The initial market survey incurred a cost of 25,000. देखें, initial market survey करवाया, expansion से पहले initial market survey करवाया जिसके अंदर कॉस्ट इनकर हो गई है ऑफ 25,000. कॉस्ट इनकर हो गई है ऑफ 25,000. आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है ऑफ 25,000 तो वो एक संक कॉस्ट है. और जब भी आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे होते हैं तो संक कॉस्ट यानी ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि ना आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, ना आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है. तो ये एक संक कॉस्ट है, इररेलेवेंट कॉस्ट है. इसको मैंने पूरे सवाल के अंदर कहीं भी कंसिडर नहीं करना. क्लियर? खैर, कह रहे थे द इनिशियल मार्केट सर्वे इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 25,000 एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप द प्लांट इज 800,000. ये काम की बात है भाई. हमारे लिए ये काम की बात है कि हमारे पास से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है या एक्सपेक्टेड है वो 800,000 की है. क्लियर हो गई बात? एग्जामिनर कहता है दिस न्यू प्रोजेक्ट लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 years. 4 साल का प्रोजेक्ट होगा. And the company expects scrap proceeds of $250,000 at the end of the project. तो $2.5 लाख की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी आपको ईयर 4 में जाके, यानी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर जाके. और ये इसको भी हम एज अ कैश फ्लो कंसिडर कर लेंगे. नोटिंग कर लिया करें, जब भी आपके पास सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आए तो नोटिंग ज़रूर किया करें. इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इफ़ यू आर नोटिंग डाउन की एस्पेक्ट्स. तो $2.5 लाख की क्या होगी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू होगी. एग्जामिनर ने हर साल की डिमांड दे दी है आपको ऑयल को, जो कि आप ऑयल प्रोसेस करेंगे. पहले साल आप 2000 लीटर ऑयल प्रोसेस करेंगे, दूसरे साल 4000, तीसरे साल 6000, चौथे साल 8000 लीटर की डिमांड है प्रोसेसिंग की. ये आपके पास डिमांड आ चुकी है. एग्जामिनर कह रहा है द सेलिंग प्राइस इज $100 पर लीटर. सेलिंग प्राइस बता दी एग्जामिनर ने. वेरिएबल कॉस्ट इज $30 पर लीटर. वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी एग्जामिनर ने. अगेन नोट डाउन कर लेना ज़्यादा बेहतर है. selling price per liter is 100. Variable cost per liter is $30. Good margin. The annual fixed cost is estimated at $100,000. इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास फिक्स कॉस्ट हमारे पास होगी $100,000 की. which includes 60,000 of depreciation. याद रखिएगा, which includes 1 लाख के अंदर शामिल है $60,000 of depreciation and $10,000 of apportioned headquarter cost. $60,000 की कॉस्ट तो एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट है. ये एक नॉन कैश फ्लो आइटम है और नॉन कैश फ्लो आइटम कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होता. इसी तरह अपोर्शनड ओवरहेड्स, अपोर्शनड हेडक्वार्टर के ओवरहेड्स एक नोशनल कॉस्ट है और ये नोशनल कॉस्ट या ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट है. ये आपकी एनालिसिस का पार्ट नहीं बनेगी. तो मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ रेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, तो 1 लाख में से 60,000 मेरे लिए इररेलेवेंट है क्योंकि कैश फ्लो नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है. और अपोर्शनड का मतलब ही यही है कि वो एक इमेजिनरी, एक नोशनल कॉस्ट है. आप इसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है. $30,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई रेलेवेंट. एग्जामिनर कहता है
Nexus pays corporation tax at the rate of 33% एंड इज पेएबल इन 1 year in arrears. तो 4 साल का सवाल है, आपको 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज 1 year in arrears वाली बात हो गई है. लिख लेते हैं, टैक्स इन अरियर्स रेट इज 33%. एग्जामिनर कहते हैं एडिशनली वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ एनुअल सेल्स इज रिक्वायर्ड. तो वर्किंग कैपिटल होगा 10%. कहते हैं एडिशनली वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ एनुअल सेल्स इज रिक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर. हर साल के शुरू के अंदर कंट्रीब्यूट होगा एंड विल बी रिकवर्ड एट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. ईयर 4 के अंदर जाके ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा. तो भैया लिख लीजिए वर्किंग कैपिटल विच इज परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एडवांस. ऑलराइट, ये भी हो गया. एग्जामिनर कहते हैं नेक्सस कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10% एंड द कंपनी कैन क्लेम टैक्स अलाउबल डिप्रिसिएशन ऑन अ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट हमारे पास 10% का है और टैक्स अलाउबल डिप्रिसिएशन जो है आपके पास वो 25% RBM है. एग्जामिनर कह रहा है द CFO, Chief Financial Officer, suggests using NPV for investment appraisal. सही कह रहा है भाई. Emphasizing the method's alignment with long term objectives. कह रहा है कि अगर हम NPV का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो NPV का मेथड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अलाइंड होता है. However, some finance managers express concerns as their performance evaluations and compensations are more tied to annual profits. भाई देखें, आपके जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं ना, फाइनेंस मैनेजर्स कह रहे हैं कि सर एनपीवी की बेसिस के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. वो कह रहे हैं प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए डिसाइड करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट वारे का है या नहीं है. एनपीवी एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये बताती है कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 years क्या ये प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेती है. लेकिन अगर आपका फाइनेंस मैनेजर कह रहा है कि यार एनपीवी छोड़ो, पीएनएल में देखो कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट अपने अंदर शामिल कर लेता हूं तो मेरे को फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा. तो जब वो पीएनएल को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब वो हर साल की इवैल्यूएशन करना चाह रहा है. और अगर कुछ उसको किसी भी एक साल के अंदर ऐसा लगा कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की वजह से या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से या लो सेल्स होने की वजह से मुझे लॉस हो रहा होगा किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये बोलेगा ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है. ये है एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शॉर्ट टर्मिज्म एंड लॉन्ग टर्मिज्म. शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू होता है. शॉर्ट टर्म व्यू फाइनेंस मैनेजर्स का क्यों है? क्योंकि उनके अपने बोनसेस और कॉम्पनसेशन टाइड अप है विद पीएनएल. तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करने की. दे ओनली वांट टू सिक्योर दिस ईयर्स पीएनएल, राइट. तो शॉर्ट टर्मिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्मिज्म का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. खैर, नेवरदलेस 12 मार्क्स के लिए तो फिलहाल भाई हमसे यही पूछा हुआ है कि एनपीवी कैलकुलेट करके दिखा दें. इतना ही कर लें, वो कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत है. तो भाई एनपीवी कैलकुलेट करने के पीछे जाते हैं. एनपीवी तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन पहले कुछ ज़रा वर्किंग्स कर लेते हैं. मेरे ख्याल से वर्किंग नंबर 1 जो हम करते हैं वो हम करते हैं सेल्स के लिए. सेल्स की वर्किंग करना बहुत ही आसान है. इस सवाल के अंदर आप 4 साल के कॉलम्स बना लीजिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है इस सवाल के अंदर, तो बहुत ही सॉफ्ट खुशबू कर रहा है. सॉफ्ट खुशबू मतलब इजी पीजी, कोई टेंशन ही नहीं है. यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स डिमांड. सेल्स डिमांड अगर याद करें तो थी आपकी, अल्लाह भला करें, यस आई रिमेंबर इट नाउ. सेल्स डिमांड इन लीटर्स है आपकी 2000 लीटर, 4000 लीटर, 6000 लीटर और 8000 लीटर. दिस इज योर सेल्स डिमांड, राइट. हर साल की सेलिंग प्राइस कितनी है? एक ही 100, हर जगह 100 आ जाएगा. कंट्रोल C, कंट्रोल V. सेल्स रेवेन्यू निकाल लीजिए. सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालेंगे भाई? 2000 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100 की सेलिंग प्राइस. हर जगह ये फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए. आपके पास जी आवेगो सिंपल 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 नंबर्स आवेगो. ठीक है जी. तो सेल्स रेवेन्यू आ गया 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख. सेकेंड चीज़ जो हमारे पास है वो वेरिएबल कॉस्ट है. तो हम पूरा ये उठाते हैं, इसी के अंदर कॉपी और पेस्ट, टाइम बचाएंगे अपना.
वर्किंग नंबर 1 को वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं, सेल्स डिमांड एज इट इज़ रहेगी, यहाँ कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर विच इज़ 30 इन ऑल द ईयर्स। कंट्रोल सी सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, आप देखिए आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टोटल खुद ही कैलकुलेट होकर आ गई फॉर्मूला के थ्रू 60, 120, 180 और 240। डन। ये भी काम आपने कर लिया जी, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े काम दो हो चुके हैं। फिक्स कॉस्ट आपके पास रेलेवेंट वाली रेडी है, तो उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 30,000 रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट है। टैक्सेशन देख लेंगे अपनी एनपीवी लेआउट के अंदर, हाँ, लेकिन वर्किंग कैपिटल की वर्किंग ज़रूर कर लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह लेते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग 3 विच इज़ फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ईयर्स ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा लिखने का। अच्छा, वर्किंग कैपिटल इज सपोज टू बी 10% ऑफ सेल्स। अच्छा भाई, याद रखना ये गलती ना हो जाए अभी हमसे। याद रखना एग्जामिनर ने बोला था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो टेक्निकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ईयर 0, राइट? तो ईयर 0, फिर ईयर 1, 2, 3, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। और ईयर 4 के अंदर ऑब्वियस सी बात है रिकवरी है, ईयर 4 के अंदर रिकवरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सही है, वर्किंग कैपिटल होना है 10% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ईयर 0 के ऊपर, सेल्स उठाते हैं 200,000 की पहले साल की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी ईयर 0 के ऊपर, तो पहले साल का सेल्स रेवेन्यू उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, यानी 10% से। और यही फॉर्मूला मैंने हर जगह जाके पेस्ट कर दिया, तो 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000 आ गया। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कितना होगा, हर साल वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा होगा? तो भैया हर साल इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल पहले साल 20,000 ही इन्वेस्ट होगा, दूसरे साल टोटल वर्किंग कैपिटल चाहिए 40, एडिशनल कितना डालना पड़ेगा पुराने वाले से कंपेयर कर लें 20,000। तीसरे साल 60,000 टोटल वर्किंग कैपिटल चाहिए, पुराने वाले से कंपेयर कर लें, अगेन 20,000। तीसरे साल के अंदर अगेन 20,000। ईयर 4 के अंदर जो हमारा क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल है 80,000 का, ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ किसी और कलर से ताकि आपको याद रहे ये रिकवरी है। बल्कि हम चाहें तो इसको एक सेपरेट लाइन के अंदर उठा के लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया जी, ये भी काम कर लिया हमने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का है, एनपीवी तो फॉर्मूला के थ्रू निकल आती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टैक्स अलाउबल डिप्रिसिएशन है 25% आरबीएम की, सही है, ये निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 4 टैक्स डिप्रिसिएशन, ऊपर से जी कॉलम्स कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, आरबीएम के अंदर ना नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगाई जाती है, तो इसका मतलब मुझे हर साल की नेट बुक वैल्यू चाहिए होगी और हर साल के ऊपर मैं 25% का डेप्रिसिएशन रेट लगाऊंगा। तो ईयर पहले साल के अंदर तो आपकी कॉस्ट ही आपकी नेट बुक वैल्यू होती है। आपने कितना इन्वेस्ट करना था, $8 लाख इन्वेस्ट करना था, तो $8 लाख आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 25% से, तो डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। हर साल की मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन निकाल ली। दूसरे साल की नेटबुक वैल्यू बाय द वे कितनी होगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया, 6 लाख आ गया। 6 लाख के ऊपर 25% इज $1.5 लाख। देन $6 लाख में से ये $1.5 लाख माइनस कर दो, तो रिमेनिंग नेटबुक वैल्यू बचती होगी $450,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 25% देखो अप्लाई किया हुआ है, तो कितना हो गया भाई, 122,500। ईयर 4 के अंदर रिमेनिंग नेटबुक वैल्यू होगी आपकी 337,500। आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 84,375 की। क्लियर होती है बात? आखिर में ज़रा जाके याद रखिएगा, सवाल में स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो कुछ बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज आ सकता है। तो मैं निकाल रहा हूँ एनबीवी एट ईयर 4, नेटबुक वैल्यू एट ईयर 4 बनेगी फाइनली आपकी 253,125 की। स्क्रैप आप करेंगे इस आइटम को, अच्छा देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना एग्जाम के अंदर तो यू कैन डू दिस फास्ट, ओके।
स्क्रैप वैल्यू आपकी 250,000 की है। इसका मतलब आपके पास एक गेन ऑन डिस्पोजल आएगा, सॉरी लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, माजरत। 253,000 वाला एसेट 250,000 का सेल कर दिया तो 3125 का सिर्फ लॉस आएगा। और इस लॉस के ऊपर आपके पास आएगा एक बैलेंसिंग अलाउंस इन ईयर 5। तो बैलेंसिंग अलाउंस क्या होता है? टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल। तो टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल ईयर 4 में डिस्पोजल होगा तो ईयर 5 में उसका एडवांटेज मिलेगा। रेट इसका होगा कोई 33% टैक्स रेट के बराबर। आपके पास आ गया 1031 बैलेंसिंग अलाउंस। ठीक हो गया भाई, ये आपका एक टैक्स सेविंग आ गई। जब ये सब हमने कर लिया तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें हमने नोट डाउन की थी हम सारी की सारी कर चुके हैं। तो अब बड़ा आसान है, साइड में जाते हैं, एनपीवी लेआउट बनाते हैं, कहानी को ख़त्म करते हैं। कॉलम्स कितने बनाएंगे भाई? आपके साथ मिलके ही बना लेते हैं। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ऑल्सो ईयर 5। सही है। तो मैंने ये कॉलम्स बना दिए 6। 4 साल का सवाल है क्योंकि टैक्सेशन एंड अरियर्स है, तो कॉलम्स कितने बनेंगे? 6। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी होनी थी? इज इक्वल्स टू माइनस मैंने किया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आउटफ्लो है, तो इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बच्चे आप कर रहे होंगे $8 लाख की। वंस यू हैव डन दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप कुछ कमाएंगे इससे सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू हमने ऑलरेडी 4 सालों का कैलकुलेट कर लिया था। इज इक्वल्स टू दबाइए रेलेवेंट सेल के ऊपर, कर्सर को मूव करिए, ईयर 1 के ऊपर जाके एंटर दबा दीजिए, फिर इसी तरह कर्सर मूव करिए, ईयर 2 पे जाके एंटर दबा दीजिए। चाहें तो अपना ये एरो की इस्तेमाल करिए, माउस इस्तेमाल करिए और सिर्फ ड्रैग कर दीजिए, सिर्फ ड्रैग कर दीजिए। सही है। ये रेलेवेंट सेल को पकड़िए और सिर्फ ड्रैग कर दीजिए उसको ईयर 4 तक, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगी क्योंकि लिंक लगा हुआ है। क्लियर? सेल्स रेवेन्यू हो जाने के बाद अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट भी लकीली हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखी हुई है, इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक आउटफ्लो है। 60,000। अगेन अपना कर्सर को सेल के कोने पे लेके जाइए, ऐसा प्लस साइन बना हुआ आ जाएगा, ड्रैग करिए ईयर 4 तक, क्योंकि मैं फिर समझा दूं, क्योंकि बच्चे एक सेल रेलेवेंट सेल से लिंक हुआ है और जब आप इस सेल को ड्रैग करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी ड्रैग होता हुआ चला जाएगा। स्प्रेडशीट को खुद पता लग जाएगा कि सेम सीरीज के सेल में मूवमेंट करनी है, वो खुद मूव करके आपको रेलेवेंट नंबर्स लाके दे देंगे। बस इज इक्वल्स टू माइनस करना ना भूलिएगा, वरना अभी देखें प्रॉब्लम हो गया कि सारी वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिव में आ गई। अब सही कर दिया मैंने। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट हो जाने के बाद जी बारी आ जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट अगेन मैं तो अपने डाटा से लिंक कर करके चीज़ें लेकर आता हूँ हमेशा। तो रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट आपके पास 30,000 की है और यही 30,000 हर दफ़ा रहनी है। तो मैंने किया इज इक्वल्स टू, पुराने वाले सेल से ही लिंक कर दिया, वापस 30 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 30,000 इज इक्वल्स टू 30,000। तो हर जगह फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 30,000 की आ गई। इसके बाद आप यहाँ से लेस करिए टैक्स डिप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप टैक्स डिप्रिसिएशन पहले लेस कर लेते हैं और बाद में आप टैक्स डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हमने तो सारे अक्सर किट के सवालों में देखा है कि एग्जामिनर ने अलग से कैलकुलेट किया हुआ होता है टैक्स सेविंग्स ऑन टैक्स डिप्रिसिएशन। मेरा स्टाइल ये नहीं है भाई। मैं आपको कहता हूँ आप टैक्स डिप्रिसिएशन पहले यहाँ से लेस करिए। टैक्स डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करी हुई है हर साल की, 200,000, 150,000, 112,500 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सबसे पहले टैक्स डिप्रिसिएशन हर जगह से लेस करिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है। जब आप ये काम कर लें तो आपके पास आ जाएगा एक अदद टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है। टैक्सेबल प्रॉफिट ईयर 0 के अलावा वाला ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। टैक्सेबल प्रॉफिट आपने निकाल लिया। ठीक है। अगर आप ये टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर्स देखिए बच्चे, तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ईयर 1 के अंदर आप डिप्रिसिएशन को मिला के बात करें तो आप लॉस करेंगे और उसके अगले सालों के अंदर आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट भी आ रहा होगा।
एक बार आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया तो आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए एट 33% इन अरियर्स। एक साल डिलेड कैलकुलेशन करूंगा इज इक्वल्स टू माइनस 90,000 ऑलरेडी माइनस में है तो टैक्स लॉस के ऊपर सेविंग्स आएंगी आपके पास, ईयर 1 की सेविंग्स ईयर 2 में आएंगी, घबराना नहीं है। तो इज इक्वल्स टू माइनस 90,000 इन 2.33। सेम फॉर्मूला मैं लेके जाना चाहता हूँ 5वें साल तक, तो अगेन कर्सर को कोने तक लेकर आया, प्लस का साइन बनाया, स्ट्रेच किया। उसने हमेशा तुम देखो वही काम किया जो करना चाहिए था, हर पहले वाले सेल के ऊपर 33% लगा दिया, हर पहले वाले सेल के ऊपर 33% लगा दिया। ये आ गया आपके पास टैक्स सही कैलकुलेट होके। एक बार टैक्स सही कैलकुलेट होकर आ गया तो मैं यहाँ पे करूंगा ऐड बैक टैक्स डेप्रिसिएशन। देखो बच्चे बात सारी ये है कि डेप्रिसिएशन इन इट सेल्फ क्या है, एक नॉन कैश फ्लो आइटम है, और नॉन कैश फ्लो आइटम को हम कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनालिसिस के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सर फिर भी आपने यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन को एक बार लेस किया, तो भाई एक बार लेस किया था तो एक बार वापस ऐड बैक भी तो कर रहा हूँ। ऐड बैक करने से होगा क्या कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नेट जीरो हो गया। आप देखिए ना, ये एक जगह माइनस किया था, एक जगह प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से हटा दिया। सर अगर आपने बाद में जाके ऐड ही करना था तो पहले लेस क्यों किया? भाई इसलिए किया ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो जाए। देखो टैक्स वालों की नज़र में डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन उनके लिए एक अलाउबल एक्सपेंस है, तो अलाउबल एक्सपेंस को कंसिडर करने के बाद सही टैक्स कैलकुलेट किया, सही टैक्स कैलकुलेट कर लिया, एक बार मेरा टैक्स का कैश फ्लो सही कैलकुलेट हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दीजिए। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक नोशनल, एक नॉन कैश कॉस्ट है, आप उसको ऐड बैक कर दें। ये भी तरीका एक सही तरीका है और इंशाल्लाह एडवांस स्टेजेस के अंदर ये वाला तरीका आपके ज़्यादा काम आएगा। तो मान लीजिए मेरी बात को, ठीक है। अगर कोई वही जो ट्रेडिशनल मेथड है टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग्स की वर्किंग्स करके कोई कैलकुलेशन करता है तो वो भी गलत नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट वर्किंग है, और ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट वर्किंग है। आंसर दोनों से एब्सोल्युटली सेम आएगा। क्लियर? अच्छा जी, ये कर लिया हमने। अब ये कर लिया है हमने तो हमारे पास क्या रह गया है? मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रह गई है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 से स्टार्ट होनी थी, इज इक्वल्स टू माइनस कर रहा हूँ बिकॉज नेगेटिव आएगी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स। तो हर साल ईयर 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले 20,000 है, इसको ड्रैग कर दीजिए ईयर 3 तक, तो आपके पास हर साल 20,000 वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आखिरी साल के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिकवरी है, हम एक साथ भी लिख सकते थे लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। वर्किंग कैपिटल रिकवरी हमारी होनी थी $80,000 की चौथे साल के अंदर जाके। फाइनली बस अब हमारे पास जो रह गया है वो रह गया है बैलेंसिंग अलाउंस, जो हमारे पास टैक्स सेविंग्स आई थी ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल, वो 1031 की थी ऑन ईयर 5, और हाँ स्क्रैप प्रोसीड्स हमें मिली होंगी इसकी जगह ईयर 4 के अंदर, वो स्क्रैप प्रोसीड्स थी $2.5 की, ठीक है। अब आप नोट करिए, मैंने सारी की सारी चीज़ें जो जो लिखने वाली चीज़ें थी वो सारी की सारी लिख दी हैं। सब लिख लें तो आपके पास आ जाएंगे भैया यहाँ पे नेट कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू सम, सबको सम कर लीजिए। ओके, सब जगह सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसा क्यों हुआ भाई? मेरे ख्याल से कुछ गलत कर दिया मैंने, सब जगह सेम नंबर ही आ गया भाई। यस, नाउ द नंबर्स आर हेयर, नेट कैश फ्लोज आर हेयर। एक बार बच्चे आपने नेट कैश फ्लोज निकाल लिए तो अब इसको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने का तरीका भाई हमारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। आप पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू एनपीवी का, इज इक्वल्स टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लिखेंगे अपना डिस्काउंट रेट, हमारा डिस्काउंट रेट कितना था भाई? 10%, सही है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ईयर 0 को छोड़ के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ईयर 0 को छोड़ के सारे कैश फ्लो सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर 1 till 5 सारे कैश फ्लो सेलेक्ट कर लेंगे अदर देन ईयर 0। ईयर 0 को अगर तुमने शामिल कर लिया तो ईयर 0 भी डिस्काउंट हो जाएगा। एनपीवी का फॉर्मूला पहला सेल जो आपने सेलेक्ट किया उसको पहला साल समझता है, तो अगर मैं यहाँ पे ईयर 0 को भी इंक्लूड कर लूँ अपनी रेंज के अंदर तो वो ईयर 0 को ईयर 1 की तरह ट्रीट करेगा और ईयर 0 वाले कैश फ्लो को भी डिस्काउंट कर देगा। आपका आंसर हो जाएगा गलत।
मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लिया है जी मैंने, ठीक है। वंस दिस हैज़ बीन डन, तो अब यहाँ से आप लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैनुअली विच इज़ 820,000। आपके पास जी आ गई NPV, कैश फ्लोज कमाएंगे 983,814 के, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8,20,000 की, आपकी NPV निकल कर आ गई 163,814 या 813.9 वॉट एवर यू केस में भी। तो कमेंट क्या है, since the NPV is positive, therefore the project can be accepted based on financial grounds। तो कितनी देर लगी भाई हमें ये सवाल करने के अंदर? मेरे हिसाब से हमने बहुत क्विकली कर लिया, और जल्दी हो सकता था अगर मैं समझा नहीं रहा होता। चंद समझाने की मिनट्स हटा दें तो मेरे ख्याल से ये विद इन 15-20 मिनट्स आराम से ये वाला पार्ट सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? सो पार्ट 1 विच वॉज द मेजॉरिटी मार्क्स फॉर आस 12 मार्क्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया।